नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस संसार के अंदर हमारे जीवन के लिए है, पानी, उसका पूरा रहस्य आपके सामने सुलझाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त हमारे लिए पानी। पानी के अंदर पानी, भारी पानी, उसके बाद कठोर पानी, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपसे आज क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इन वीडियोस को देखने के बाद जो इस चैनल पर केमिस्ट्री की और वीडियोस हैं दोस्तों, वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर HSSC के जो हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियोस। जो हमारी वीडियो है पानी को लेकर रहेगी। पानी यानी कि वाटर, वाटर यानी कि जल, जल यानी कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं H2O। दोस्तों, कहने को तो सिंपल सी बात है कि H2O यानी कि पानी, पर यह बहुत ज़्यादा रहस्यमय चीज़ है दोस्तों। तो पानी जो है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि भाई अपनी पृथ्वी पर पानी कैसे आया। ये तो सभी को पता है ज्योग्राफी के अंदर कि भाई पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पहले एक गर्म होती थी, इस पर ज्वालामुखी पड़े, ज्वालामुखी के अंदर गड्ढे हुए, फिर उनमें से वाष्प उठे, वाष्प उठ के वो ठंडे हुए, वर्षा हुई, फिर पानी बनता चला गया। अपने पता है आपको 3/4 भाग पे जल है। चलिए हम बात करते हैं पानी की। तो पानी जो है दोस्तों, वो आपका सबसे पहले पानी के अंदर, सबसे पहले मैं बात करूं तो हाइड्रोजन आया हुआ है। हाइड्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है दोस्त मेरे, हाइड्रोजन के अपने आप में आइसोटोप्स होते हैं। 1766 में जो कैवेंडिश था, कैवेंडिश, उसने हाइड्रोजन जो है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। आइसोटोप्स जो हैं हाइड्रोजन के, उनको बोलते हैं समस्थानिक। वो आपके 3 होते हैं दोस्तों। पहले का नाम है प्रोटियम, जो हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं वो प्रोटियम है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील माना जाता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ये। एक होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम यानी कि ये कहते हैं, ड्यूटीरियम जो है ये इसका आइसोटोप है। एक होता है ट्रीटियम, ये जो है दोस्तों ये रेडियो सक्रिय होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? ड्यूटेरियम, ठीक है भाई। ड्यूटेरियम जो होता है उसका हैवी वाटर बनता है, इसको हम D से लिखा करते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो D है, ठीक है भाई। पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है दोस्तों, वो पानी के 2 हाइड्रोजन के 2 एटम से घिरा हुआ है। ऑक्सीजन जो होता है उसने हाइड्रोजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे करके, उसके बाद उसने अपने ऊपर इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे बिठा रखे होते हैं। इनके बीच में जो ये कोण बनता है, ये जो कोण बनता है वो 104 डिग्री 5 मिनट का बना करता है। जो पानी में ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में जो कोण बनेगा वो 104 डिग्री 5 मिनट का बनेगा। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे उसकी जो शेप होती है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। यानी कि जब इनकी मिक्सिंग होती है, इनकी आपस में इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, तो ऑक्सीजन आपको इस प्रकार से हाइब्रिडाइज्ड करता है। और जो इसकी शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हम इसकी शेप मानते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डिस्टोर्टेड लीनियर भी कह सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल आप इसकी शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सॉरी, टेट्राहेड्रल नहीं आएगी भाई, ये टेट्राहेड्रल नहीं होती इसकी, वो आइस के अंदर होती है, आइस के अंदर होती है टेट्राहेड्रल। इसकी आ जाएगी आपकी, ये लीनियर था, इसकी वजह से इसकी होगी भाई डिस्टोर्टेड,
यानी कि मुड़ी हुई शेप हो जाएगी। ठीक है, मुड़ी हुई शेप हो जाएगी। डिस्टोर्टेड यानी कि इसका जो एंगल है डिस्टोर्टेड, तो इसको हम एंगुलर शेप भी बोलते हैं। एंगुलर शेप, एंगल की तरह बनी हुई है तो ये एंगुलर शेप हो जाएगी। अगर हम बर्फ़ की बात करते हैं, आइस के अंदर बर्फ़ में केज की तरह स्ट्रक्चर बनता है। केज स्ट्रक्चर यानी कि पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनता है। पिंजरे की इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑक्सीजन जो है वहाँ आसपास के और एटम से घिर जाएगा। वहाँ इसकी जो शेप आएगी वो टेट्राहेड्रल, इसको चतुष्कोण भी कहते हैं, चतुष्फलीय ऐसा कुछ बोलते हैं, चतुष्फलीय ऐसी कुछ होती है, चतुष्फलीय शेप होती है। ठीक है जी, ये शेप बनती है इसकी। ठीक है, आइस के अंदर, बर्फ़ के अंदर क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। और नॉर्मल जो पानी में शेप होती है उसको बोलते हैं एंगुलर शेप। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? पानी के बेसिक रहस्य पे पता लग गया होगा आपको। पानी के बारे में और बताता हूँ। पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 277 केल्विन पर अधिकतम होता है। ठीक है जी, अधिकतम घनत्व होता है, यानी कि टेम्परेचर के इस पॉइंट पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 277 केल्विन पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी पानी के बारे में। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर हम उसके बाद करेंगे हैवी वाटर वगैरह सारी चीज़ करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध। ठीक है जी, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका क्या फ़ायदा, सबसे पहले बात समझ लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, जिनका साइज स्मॉल होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है? वो ये वहाँ पे लागू होती है। कहाँ लागू? जैसे कि मैं कह देता हूँ कहाँ लागू। तो मैंने कहा भाई जिन एटम का, जिनका यानी कि जिन एटम्स का साइज स्मॉल होगा और जिनकी ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे लागू होगा? जिन एटम का साइज स्मॉल होगा और जिनकी ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से सबसे पहले क्या होता है? इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों, यानी कि जो क्वथनांक होगा वो हाई यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इसके वजह से जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो 3 बंदे हैं ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो 3 बंदे हैं दोस्तों, ये जो 3 बंदे होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कौन कौन करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपके पेपर में किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और 4 ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा हो तो आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हैं उसका आंसर, क्योंकि लगभग जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, जितने मैंने देखे हैं, तो उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर मिलता है और बॉइलिंग पॉइंट का बात हो तो आप वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? चलिए भाई आगे देखते हैं हम अपना, अब जो बातें हैं हमारी
चलिए भाई आगे देखते हैं हम अपना। हैवी वाटर यानी कि भारी जल। हैवी वाटर जो होता है दोस्तों, ये होता है D2O। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होता है, D2O होता है भाई। और ये जो नॉर्मल पानी होता है ना, नॉर्मल पानी में एक किसमें से 6000 में से, यानी कि अगर 6000 लगभग इससे हमारे सामान्य पानी के हैं तो उनमें से इसका एक हिस्सा भारी जल का होता है भाई। भारी जल जो होता है इसका होता है D2O। और इसके बारे में जो सबसे पहले हमें बताया था वो यूरे वैज्ञानिक था, जो उसने हमें बताया था D2O के बारे में। यूरे था, एक अमेरिकन था, उसने हमें D2O के बारे में बताया था। अब जो D2O है भाई, इसका इस्तेमाल सुन लो। D2O का इस्तेमाल हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम इसका इस प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्शन में करते हैं। किसके तौर पे, मॉडरेटर के तौर पे करते हैं भाई। मॉडरेटर यानी कि मंदक। मंदक क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल समझ लो, ये यूरेनियम हो गया। यूरेनियम जो है, ठीक है, इससे यूरेनियम से हम इलेक्ट्रॉन है इनसे, जैसे मतलब यूरेनियम जो है वो आपका विखंडन होता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। विखंडन होगा इसका, क्या होगा इसका, नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब फ्यूजन, ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये किसमें बन गया, बेरियम क्रिप्टॉन, प्लस में न्यूट्रॉन निकले भाई, तेज गति के न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या हो गया, यूरेनियम है, कोई भी आपका मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका विखंडन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, ठीक है। सूरज के अंदर क्या होता है, सूरज के अंदर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। बेरियम क्रिप्टॉन यानी कि दो चीजों में विखंडित हो जाता है, और न्यूट्रॉन निकलते हैं तेज गति के, न्यूट्रॉन। तो उन न्यूट्रॉन की गति को शांत करने के लिए हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हैवी वाटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो तेज गति के न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन की गति शांत करने के लिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को शांत करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को शांत करने के लिए हम उसमें भारी जल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जाते ही उनकी जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, और एनर्जी क्या होती है, एकदम से घट जाती है उनकी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई हैवी वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है ना, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो रहेगा हमारा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है भाई। देखो हम बात करेंगे हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सुन लो क्या होता है भाई, कठोर जल। कठोर जल हम करेंगे बात हार्ड वाटर की। हार्ड वाटर क्यों होता है भाई, सुन लो। हार्ड वाटर होता है बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट्स, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम, ठीक है। बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट जब पानी के अंदर होते हैं तो वो पानी हमारा झाग नहीं देता। जब हम साबुन से उस पानी को जब हम साबुन से कपड़े धोने जाते हैं तो वो झाग नहीं उठाता, लेदर अच्छे से नहीं देता। और हार्ड वाटर जो है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड
और सल्फेट के साल्ट होते हैं। ठीक है भाई। अब इनको देखते हुए पानी की जो हार्डनेस है वो दो प्रकार की होती है भाई। ठीक है, पानी की जो हार्डनेस है वो कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। एक होती है भाई टेम्परेरी, एक होती है टेम्परेरी यानी अस्थाई कठोरता, एक होती है परमानेंट कठोरता। भाई इनके लिए यानी कि इसको कहते हैं परमानेंट यानी स्थाई कठोरता। ठीक है, इनको हटाने के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। देखो टेम्परेरी जो है ना, ये होती है बाइकार्बोनेट्स की। जैसे जो बाइकार्बोनेट है वो तो टेम्परेरी, और जो क्लोराइड और सल्फेट्स हैं ये परमानेंट हार्डनेस। ठीक है भाई, इसके बारे में जान लो, अब दोनों के बारे में जान लो। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जान लो। दोबारा सुन लो, अस्थाई कठोरता होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, और परमानेंट होती है क्लोराइड और सल्फेट्स किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके होते हैं ये, इनकी वजह से। देखो जो टेम्परेरी होती है ना, उसको क्या करते हैं? सिंपल उबालने से, यानी कि बॉइलिंग कर दो, उस पानी को उबाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं। एक होती है क्लार्क प्रोसेस, ये प्रोसेस आ जाती है क्लार्क्स प्रोसेस, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ सकता है कि भाई क्लार्क प्रोसेस का इस्तेमाल पानी की किस कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है ऐसे? तो टेम्परेरी, और इस प्रोसेस में भाई हम चूना इस्तेमाल करते हैं, चूना यानी कि लाइम का इस्तेमाल करते हैं, चूने का हम इस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं क्लार्क प्रोसेस के अंदर, क्लार्क प्रोसेस में। ठीक है, तीसरी प्रोसेस होगी भाई वाशिंग सोडा प्रोसेस। वाशिंग सोडा यानी कि इसमें हम वाशिंग सोडा डाल देंगे, वाशिंग सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O, ये वाशिंग सोडा है भाई। धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा है, ये डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी हमारा साफ हो जाए, कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट ये है भाई, पेपर में आती है, ये परमानेंट जो है ना जल्दी से जाती नहीं। होता क्या एक्चुअल में, जो हमारे पास ये CaCl2 या CaSO4 जैसे खतरनाक, या MgCl2 या MgSO4 जैसे खतरनाक प्राणी होते हैं ना जब तक पानी के अंदर, तो ये उस पानी का जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते और उस पानी की कठोरता को मेंटेन रखते हैं। तो इनके लिए हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जो विधि है उसका नाम है परम्यूटेट। परम्यूटेट विधि, इस विधि में ना पेपर में पूछा जाता है भाई परम्यूटेट विधि में ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं जियोलाइट्स, जियोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। जियोलाइट्स जो होते हैं ना वो होते हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स। पेपर में आ जाता है भाई, बहुत बार आता है सिलिकेट्स, तो ये बात ध्यान रखना। इस विधि में हम खतरनाक बंदों को लेके आते हैं। खतरनाक बंदे क्या करेंगे, इन जो ये दूसरे खतरनाक बंदे इनको यहाँ से भगा देंगे, पानी से भगा देंगे और पानी को साफ कर देंगे। तो जियोलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं परम्यूटेट प्रोसेस के अंदर, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स। ये बंदे क्या करेंगे, इनको पानी से खदेड़ देंगे और पानी को क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है जी। दूसरी प्रोसेस का नाम है केल्जन विधि। केल्जन विधि, इस विधि में भी हम खतरनाक बंदे सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट ये इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेंगे, इन बंदों के ये आयन्स है ना, इनको यहां से उठाएंगे, अपने अंदर संभालेंगे और
उसको वहाँ से चलता कर देंगे। तो परम्यूटेट प्रोसेस में जियोलाइट्स और कैल्जन में सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, इसके बचे हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, इसके बचे हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बचे हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बचे हुए चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बचे हुए चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा जो है वो है आयन एक्सचेंज विधि, एक्सचेंज विधि। ठीक है, आयन एक्सचेंज विधि, इनमें ना हम EDTA इस्तेमाल कर लेते हैं, EDTA इस्तेमाल कर लेते हैं इनमें हम। आपने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए थे भाई, इंडिकेटर यूज करते हैं हार्डनेस में, होता क्या? सुनो भाई, इनमें EDTA वगैरह यूज कर लेते हैं। EDTA होता क्या है? इथाइल डाईअमीन, इथाइल डाईअमीन टेट्रा एसीटेट या एसिटिक एसिड, इथाइल डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है जी, EDTA। ये आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। EDTA कहता है भाई तुम्हारे आयंस मैं ले लेता हूं, तुम मेरे आयंस ले लो और यहां से निकल जाओ, पानी को क्या रहने दो, ठीक रहने दो, सॉफ्ट रहने दो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक EBT इंडिकेटर होता है मेरे दोस्त, EBT इंडिकेटर, इसका वाइन रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? वाइन रेड कलर, यानी कि थोड़ा थोड़ा लाल सा रंग होता है, दारू के समान जो लाल लाल सा रंग होता है ना, वैसा। ये EBT इंडिकेटर जो होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? वाइन रेड। अब जब ये EDTA जो है ना, EDTA को जैसे हम इस हार्ड वाटर में मिलाते हैं ना, हार्ड वाटर में मिला के EDTA के क्या किया हमने, सुनो, हमने थोड़ा सा हार्ड वाटर ले लिया, हार्ड वाटर के अंदर हमने EDTA मिला दिया, EDTA मिला के जो वो सॉल्यूशन बन गया ना, उस सॉल्यूशन को हम इस इंडिकेटर के अंदर डाल देते हैं, थोड़े से 2-3 बूंद। तो ये इंडिकेटर है ना, वाइन रेड से ब्लू होना स्टार्ट कर देता है, वाइन रेड से ये ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। कैसा होना स्टार्ट हो जाता है? ब्लू। तो यानी कि ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। EBT होता है दोस्तों, EBT होता है, यहां मैं लिख देता हूं, एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ये इंडिकेटर का नाम है। जैसे लिटमस पेपर आपका इंडिकेटर होता है ना, लिटमस पेपर लाल से नीला, नीले से लाल हो जाता है एसिड और बेस के हिसाब से। तो इसी प्रकार से आयन एक्सचेंज प्रोसेस में EDTA का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, EDTA को उस हार्ड वाटर में मिला देते हैं, उसकी 2 बूंद अगर इस इंडिकेटर में डाल देते हैं तो इसका जो रंग है वो वाइन रेड से कैसा हो जाता है? ब्लू, यानी कि नीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी पानी की हार्डनेस। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। सारी की सारी वीडियोस आप अच्छे से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितनी पुरानी वीडियोस मैंने करी हैं वो सारी की सारी देखो। जितनी MCQ की वीडियोस हैं वो सारी की सारी अच्छे से देखो, क्योंकि जो MCQ है दोस्तों मैं वो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।